बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 और नॉलेज 10.4। आज हमने 10.4 नॉलेज को डिस्कस करना है बेटा, और इसको हमने टाइटल दिया है टेम्परेचर मेजरमेंट्स। यानी हमने टेम्परेचर को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें हम थर्मोमीटर का नाम देते हैं, वो हम इस नॉलेज के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो एसएलओज हम यहाँ पे कवर करेंगे वो 3 एसएलओज हैं, जिसमें पहला एसएलओ क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ तब्दील होती है, मे बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब है कि हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी, जिसे आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हो, वो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्म वे से चेंज होती है या प्रेडिक्टेबल वे से चेंज होती है, और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर की मेजरमेंट की बात करेंगे। तो ये हमारा पहला एसएलओ यही है कि हम उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एसएलओ है, उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। यानी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, और साथ हम डिफरेंस भी देखेंगे इस लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का किसके साथ, थर्मोकपल के साथ। तो हमने यहां पे थर्मोकपल और लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये दो जो डिवाइसेस हैं, जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, इन दोनों डिवाइसेस का डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो हमें अभी यहां पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन एसएलओ में क्या करेंगे, जस्टिफाई द नीड फॉर फिक्स पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट्स की जरूरत को जस्टिफाई करेंगे इन द कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन, थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन से क्या मुराद है, वो अभी हम टॉपिक के अंदर इसको समझ लेंगे। तो थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन में फिक्स पॉइंट्स की हमें जो जरूरत है उसको हम जस्टिफाई करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, हमें इसकी क्यों जरूरत पेश आती है, उसकी जस्टिफिकेशन देंगे। और आगे थोड़ा इसको बताया गया है, इंक्लूडिंग व्हाट इज मेंट बाय द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट से क्या मुराद है, ये एक्चुअली दो वो फिक्स पॉइंट हैं जिनकी बेस पे हम थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन भी करते हैं और थर्मोमीटर के ऊपर टेम्परेचर का स्केल भी बनाते हैं। तो वो हमारी डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा कि ये हम कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कुछ मटेरियल्स, जिन्हें हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स भी कह देते हैं, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस भी कह देते हैं, उनकी हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ या तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, यानी एक ही मैनर से चेंज हो रही हो, या कोई ना कोई प्रेडिक्टेबल वे से चेंज हो रही हो। यानी आप बता सको कि अगर टेम्परेचर इतना बढ़ाया जाएगा तो ये वाली प्रॉपर्टी इतनी चेंज होगी। अगर हमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे कि आपके पास कुछ लिक्विड है, जैसे मरकरी है या अल्कोहल है, हम इनकी वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर मरकरी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, यानी वहां पे एक्सपेंशन होगी। और अगर प्रेडिक्टेबल वे से, एक यूनिफॉर्म वे से हमारा वॉल्यूम तब्दील होता है, तो उस वॉल्यूम की तब्दीली को देख के हम टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे ही डेंसिटी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डेंसिटी की जो तब्दीली है
अगर वो भी एक प्रेडिक्टेबल वे से हो रही है, एक यूनिफॉर्म वे से हो रही है, तो उस तब्दीली को देख के आप टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हो। ये मैंने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की एग्जांपल दी, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई, इसके अलावा रेजिस्टेंस भी होती है। अब रेजिस्टेंस क्या है ये आप 10th क्लास में जाके डिस्कस करोगे। ये एक्चुअली एक अपोजिशन है, एक मुखालफत की मेजरमेंट है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप किसी मेटल के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर फ्लो करवाना चाहते हो, तो वो जो मटेरियल है वो एक मज़ाहमत पेश करता है उस फ्लो के अगेंस्ट, तो उस मज़ाहमत की जो मेजरमेंट है उसे आप रेजिस्टेंस का नाम देते हो। और ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी यूज एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये मैंने आपको 3 तरह की एग्जांपल दे भी दी। इसमें इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है ये हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जो कि मेटल से बनाए जाते हैं। किन से बनाते हैं? मेटल से। हमारे पास 2 तरह के मेन मटेरियल्स हैं जिनके लिए हम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे टू मेजर द टेम्परेचर। एक तो मेटल्स हो गई और एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि मेटल्स का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर को कम करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है उसमें तब्दीली आती है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो जो एबिलिटी है वो कम होती है और टेम्परेचर के कम होने के साथ वो एबिलिटी बढ़ती है। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी एबिलिटी कम होगी, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट द करंट। तो खैर एक तो मेटल के अंदर मेटल की रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होती है। तो अगर ये जो तब्दीली आ रही है रेजिस्टेंस में, चाहे कमी आती है चाहे इजाफा होता है, अगर ये एक प्रेडिक्टेबल वे से होती है, एक यूनिफॉर्म वे से होती है, तो हम इसी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। भी आप ये कहते हो कि इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे इतनी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो ये तो टेम्परेचर की बेस पे आप किसको बता रहे हो? रेजिस्टेंस को बता रहे हो। इसका उलट भी तो हो सकता है कि अगर रेजिस्टेंस की तब्दीली आ रही है तो उसको देख के आप किसको बता सकते हो? आप टेम्परेचर के बारे में बता सकते हो कि इतनी रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गई है तो टेम्परेचर में यहां पे इस तरह की चेंज आई होगी। तो इस तरह से आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करोगे और उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आप टेम्परेचर को मेजर करने की बात करोगे। जैसे कि यहां पे ये बताया भी है कि जो मेटल है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ तकरीबन लीनियरली चेंज हो रही है। ये एक ग्राफ है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान, और ये ग्राफ तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर नजर आ रहा है। और 2 क्वांटिटीज के दरमियान अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर डबल करते हो तो रेजिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाए। टेम्परेचर को 3 गुना करें, रेजिस्टेंस 3 गुना हो जाए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पे टेम्परेचर की तब्दीली के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रही है वो एक प्रेडिक्टेबल वे से आ रही। टेम्परेचर की तब्दीली को देख के रेजिस्टेंस को बता सकते हो और रेजिस्टेंस की तब्दीली को देख के टेम्परेचर को भी बताया जा सकता। तो फिर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इट इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो या एक प्रेडिक्टेबल वे से चेंज हो, दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ये यहां पे जो है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर दिखाया गया, ये फिगर ए के अंदर। और फिगर बी जो है ये हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स की बेस पे बनते हैं, और इनके अंदर भी रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर। तो ये आपने जनरल डिस्कशन की कि कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टेंस को यूज किया जाएगा और कुछ लिक्विड जो हैं जैसे मरकरी है या अल्कोहल है उनके वॉल्यूम की तब्दीली को या उनकी एक्सपेंशन जो है
टेम्परेचर के साथ या कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेचर के साथ उसका इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। खैर, ये एक डिजिटल थर्मोमीटर की बात की गई है, एक इंफॉर्मेशन के तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर थर्मिस्टर का यूज किया जाता है। इसमें आपको जो टेम्परेचर है वो एक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इसमें थर्मिस्टर चूंकि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है और उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी? रेजिस्टेंस वाली। तो रेजिस्टेंस वाली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बेस पे डिजिटल थर्मोमीटर बनाए जाते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है? टेम्परेचर की 3 तरह के स्केल शायद आपने सुने हो। एक सेल्सियस स्केल होता है जिसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है। ये भी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो हमारे पास यहां पे जो टेम्परेचर शो किया हुआ है ये सेल्सियस स्केल पे है और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल पे वो 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट पे 98.6 होता है और जबकि केल्विन पे जब बात करोगे तकरीबन वो 310 केल्विन होता है। ये भी हम स्केल्स को पढ़ेंगे तो वहां से ये बात आपको समझ आएगी। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है। नेक्स्ट, टेम्परेचर स्ट्रिप। ये भी आपने देखा होगा कि आजकल स्ट्रिप्स होती हैं जिसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है और लिक्विड क्रिस्टल्स की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? उनका कलर। जब उनका टेम्परेचर चेंज होता है तो उनके कलर में चेंज आती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं और उन कलर्स की बेस पे आप बता देते हो कि यहां पे इस वक्त टेम्परेचर की वैल्यू इतनी है। तो ये टेम्परेचर स्ट्रिप्स भी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि मदर जो है अपने किड्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करने वाले हैं, एक डिफरेंस पढ़ना है हमने, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और थर्मोकपल। तो कुछ लिक्विड जैसे मैंने आपको बोला कि अल्कोहल है या मरकरी है, ये ऐसे लिक्विड हैं जिनकी हम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और वो कौन सी है? वो है वॉल्यूम। हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं इनका तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वो एक प्रेडिक्टेबल वे से इंक्रीज होता है और उस इंक्रीज को देख के आप टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हो कि अगर इतना वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेफिनेटली टेम्परेचर में इतनी चेंज आई होगी। तो वॉल्यूम की चेंज को देख के आप किसको बताओगे? टेम्परेचर को बताओगे। वैसे तो वो वॉल्यूम यहां पे वॉल्यूम कह लो या एक्सपेंशन भी कह सकते हो, हमें यहां पे वो एक्सपेंशन लेंथ की फॉर्म में नजर आएगी, वो भी हम देखेंगे। इसमें लिखा भी, अच्छा, अब जो अल्कोहल या मरकरी है या कोई भी लिक्विड जो एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड इस्तेमाल किया जाएगा उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ताकि वो टेम्परेचर को प्रिसाइजली मेजर करे। किस तरह के टेम्परेचर को मेजर करना चाह रही हैं? वेरी लो टेम्परेचर को या हाई टेम्परेचर को या इंटरमीडिएट टेम्परेचर को मेजर करना है, उसके मुताबिक हम कोई मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहां पे लिखा है कि अगर आप कोई थर्मोमेट्रिक लिक्विड इस्तेमाल करना चाह रहे हो टू मेजर द टेम्परेचर, तो पहली इसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये विजिबल होना चाहिए, आपको नजर आए, कलरफुल हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, और दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये हीट को अब्सॉर्ब कर सकता हो और हीट को कंडक्ट कर सकता हो। जाहिर सी बात है जब हीट को अब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, या हीट को रिजेक्ट करेगा तो टेम्परेचर में कमी आएगी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि इसकी एक यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन हो, यानी यूनिफॉर्मली ये टेम्परेचर के साथ इसमें एक्सपेंशन हो। स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वर्ड अभी आपने सुना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये एक्चुअली एक ऐसी हीट है जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना हो। अगर 1 किलोग्राम सब्सटेंस है कोई और आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हो या 1 केल्विन बढ़ाना चाह रहे हो, तो जितनी हीट चाहिए होती है उसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हो। अगर आप किसी सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हो और आपको ज्यादा हीट चाहिए तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और ऐसे केस में जो थर्मोमीटर होगा आपका क्योंकि आप अगर ऐसा लिक्विड इस्तेमाल कर लेते हो
जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो फिर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, क्विक रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करने के बाद टेंपरेचर में तब्दीली को जाहिर करेगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसा थर्मोमेट्रिक लिक्विड इस्तेमाल करें जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, थोड़ी सी हीट देने पे टेंपरेचर में फौरन तब्दीली आए और इस तरह से हमें क्विक रिस्पांस मिले टेंपरेचर की चेंजेस के अगेंस्ट। इसके अलावा इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट हो, लो फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए कि लो टेंपरेचर भी मेजर किए जा सके, और हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कि हाई टेंपरेचर भी अगर मेजर करना चाहो तो वो भी आप मेजर कर लो। अब सारी प्रॉपर्टीज तो हमें लिक्विड्स के अंदर नहीं मिलती, लेकिन जैसी हमें प्रॉपर्टी मिले उसके अकॉर्डिंगली हम टेंपरेचर की मेजरमेंट कर लेते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिनका लिक्विड है, जैसे आप अगर मरकरी इसकी अल्कोहल की बात करते हो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है, -114 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए इसको लो टेंपरेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि जो हमारे पास मरकरी है वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो मेरा ख्याल है कि -30 के करीब होता है, 38 है या आई थिंक इसके करीब है, वो भी आपको यहाँ पे मैंने शायद मेंशन भी किया हो, यहाँ पे -39, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 357 है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट टेंपरेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है मरकरी, यानी -10 से लेके 150 तक अगर आप टेंपरेचर बढ़ाना मेजर करना चाह रहे हो तो मरकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लो टेंपरेचर मेजर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप अल्कोहल इस्तेमाल कर लो। तो जिस तरह का लिक्विड होगा, जिस तरह की उसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम टेंपरेचर की मेजरमेंट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इट शुड नॉट वेट द ग्लास, ये ग्लास को वेट ना करे, यानी ग्लास के साथ चिपके ना, क्योंकि इससे भी आपकी जो टेंपरेचर की मेजरमेंट है उसमें एरर आ सकता है। तो ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थर्मोमेट्रिक लिक्विड के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं यहां पे कि थर्मोमेट्रिक लिक्विड जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं दो तरह की, एक अल्कोहल हो गया और एक मरकरी हो गई। तो उसी के बेस पे जो थर्मोमीटर बनाया जाता है उसे आप लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कहते हो, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से हम पहले बात करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, एक ग्लास बल्ब है जो जिसकी वॉल बहुत ही थिन होती है, थिन वॉल इसलिए रखी जाती है ताकि इजीली हीट कंडक्ट हो सके। तो एक तो हमारे पास बल्ब हो गया, और ये ओवरऑल ग्लास की एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर एक बहुत ही नैरो और फाइन बोर होता है, बोर का मतलब सुराख। ये कैपिलरी ट्यूब है, कैसी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है जिसमें बहुत ही नैरो और फाइन बोर होता है। ये यहां पे लिखा भी है कि जो थर्मोमीटर है इट हैज अ बल्ब विद लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर, यूनिफॉर्म है, नैरो है और फाइन बोर है हमारे पास। अच्छा, अब इस सूटेबल लिक्विड जो है वो मैंने आपको बताया कि मरकरी को मोस्टली इस्तेमाल करती हैं, इज फिल्ड इन द बल्ब, बल्ब के अंदर हम मरकरी को फिल कर देंगे, या अल्कोहल को भी फिल किया जा सकता है। अब जब ये बल्ब जिस पे हमने मरकरी को फिल कर दिया, इस बल्ब को किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ इन कॉन्टैक्ट लाते हैं या इन कॉन्टैक्ट लेके आते हैं, तो जैसे ही इन कॉन्टैक्ट लाएंगे किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ, तो हॉट ऑब्जेक्ट से ये बल्ब क्या करेगा, हीट को लेगा, इसके अंदर मरकरी है, मरकरी हीट को ऑब्जॉर्व करेगी और एक्सपैंड होगी। जैसे एक्सपैंड होगी तो हमारे पास ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर मरकरी का लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा, और इस लेवल को देख के आप टेंपरेचर की मेजरमेंट कर लोगे। अगर इसका बल्ब के अंदर मरकरी का टेंपरेचर बढ़ रहा है तो यहां पे लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी है या वॉल्यूम के इंक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम मरकरी थर्मोमीटर की हेल्प से टेंपरेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं। ये लिखा भी हुआ है, व्हेन द बल्ब कॉन्टैक्ट्स अ हॉट ऑब्जेक्ट द लिक्विड इन द बल्ब एक्सपेंड्स, जो लिक्विड मरकरी है बल्ब के अंदर वो एक्सपैंड होती है, एंड राइजेज इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर राइज करेगी। अच्छा, एक और बात, हमारे पास यहां पे ये जो इसका स्टेम है, ठीक है, एक तो बल्ब हो गया, ये बाकी जो पार्ट है स्टेम है,
ये जो स्टेम है ये थिक होता है ग्लास का ये, और ये सिलेंड्रिकल लेंस के तौर पर काम करता है। सिलेंड्रिकल लेंस का मतलब है कि इसमें जो लेवल है वो इजीली विजिबल हो जाता है, यानी थोड़ा उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो ये लिखा भी है यहां पे, द ग्लास स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर इज अ थिक होता है एंड एक्ट एज अ सिलेंड्रिकल लेंस, ये एक सिलेंड्रिकल लेंस के तौर पर काम करता है। दिस सिलेंड्रिकल लेंस मेक्स इट इजियर, इसको इजियर बनाता है टू सी द लिक्विड लेवल इन द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर लिक्विड के लेवल को जो है वो इजीली जो है वो विजिबल बनाता है, इजीली इस लेवल को आप मेजर कर सकते हो। तो ये आपने लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन को पढ़ा कि इसके अंदर लिक्विड इस्तेमाल होगा और ग्लास बल्ब होगा जिसके साथ एक कैपिलरी ट्यूब है जो फाइन नैरो बोर होगा जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म जो है वो लेवल का इंक्रीज होना नजर आएगा जब टेंपरेचर को इंक्रीज किया जाएगा। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट था वो है थर्मोकपल। अब हमने थर्मोकपल को देखना है। थर्मोकपल बेसिकली ये भी एक थर्मोमीटर ही है, टेंपरेचर को मेजर करने के लिए ही इसको इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यहां पे कैसे टेंपरेचर को मेजर किया जाता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे पास दो मेटल्स लेती हैं, डिफरेंट मेटल्स, डिसिमिलर, एक जैसी नहीं लेनी, टू डिफरेंट मेटल्स हम ले लेते हैं और उन मेटल्स के एक एक एंड को पकड़ा और उनको ट्विस्ट कर दिया, एक जंक्शन बना दिया, उनको ज्वाइन कर दिया और बाकी जो इनके दो एंड्स में बचते हैं उनके बिटवीन हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, सेंसिटिव वोल्ट मीटर अटैच कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जो जंक्शन है जब यहां पे आप इसको हीट करते हो, इसका टेंपरेचर राइज करते हो, तो जैसे ही टेंपरेचर राइज होता है तो डिफरेंट मेटल्स की वजह से यहां पे एक वोल्टेज जनरेट होता है। उस वोल्टेज की हम रीडिंग को नोट करते हैं। जितना ज्यादा इधर टेंपरेचर राइज करते जाएंगे वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज की रीडिंग को देख के आप टेंपरेचर को गैस कर सकते हो। एक तो टेंपरेचर का आप कहते हो इतना टेंपरेचर बढ़ाया इतना वोल्टेज मिला, ये तो टेंपरेचर को देख के किसको देखना है, वोल्टेज को देखना है। तो इसका उलट भी तो हो सकता है कि आप वोल्टेज को की रीडिंग को देख लो कि अगर इतना वोल्टेज बढ़ा है तो इसका मतलब टेंपरेचर में इतनी चेंज आई होगी। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये भी टेंपरेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ये वाला जो इफेक्ट है जिसमें टेंपरेचर की वजह से हमारे जो मेटल्स हैं उसमें एक वोल्टेज जनरेट हो गया है, इस प्रॉपर्टी को थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहां पे थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है टेंपरेचर को मेजर करने के लिए। ये सारी बातें मैंने इधर लिख भी दी हैं, ठीक है। ए डिवाइस वेयर वन एंड ऑफ ईच ऑफ टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, उनको इकट्ठा ट्विस्ट कर देते हैं, एंड द अदर एंड्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेंसिटिव वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चूंकि आपने वायर जो दो एंड्स बचे हैं उनके क्रॉस वोल्ट मीटर को लगाया है, तो जैसे वहां पे वोल्टेज आएगा तो वोल्ट मीटर हमें एक रीडिंग दे देगा और ये जो हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को आप थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हो। हायर द टेंपरेचर ऑफ द जंक्शन का टेंपरेचर जितना ज्यादा करते जाओगे वोल्टेज भी ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। और दिस वोल्टेज कैन हेल्प इन डिटरमिनिंग द टेंपरेचर। इस वोल्टेज को देख के आप टेंपरेचर के बारे में बता सकते हो, क्योंकि यहां पे वोल्टेज की जो चेंज है वो एक प्रेडिक्टेबल वे से होगी, एक सिस्टमैटिकल वे से होगी और उसको देख के आप आसानी से यहां पे टेंपरेचर को डिटरमिन कर सकते हो। नॉर्मली जो थर्मोकपल होते हैं ये वेरी हाई टेंपरेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका यूज जो है वो इंडस्ट्री में या साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर होता है और इनकी जो मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लो होती है। तो लो होने की वजह से इसका ये फायदा है कि ये क्विकली टेंपरेचर को रिस्पॉन्स देते हैं, फौरन हमें टेंपरेचर की तब्दीली को बता देते हैं, यानी स्लो मेजरमेंट नहीं करते। तो ये पॉइंट मैंने लिख भी दिया है,
थर्मोकपल्स आर यूज इन हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक एप्लीकेशन फॉर एक्यूरेट फास्ट टेम्परेचर मेजरमेंट्स। तो ये पॉइंट भी हो गया। तो हमने अभी दो एसएलओ डिस्कस कर लिए। एक हमने पहले थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया विद एग्जांपल्स, और दूसरा हमने डिफरेंशिएट कर दिया लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और थर्मोकपल के दरमियान। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और थर्मोकपल के अंदर हम यहां पे किसको यूज कर रहे हैं, यहां पे वोल्टेज जो जनरेट होता है, जिस इफेक्ट को आप थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसके अलावा आपने देखा कि थर्मोकपल हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लिक्विड इन ग्लास जो है मॉडरेट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ, अगर अल्कोहल को आप एज ए लिक्विड इस्तेमाल करोगे तो ऐसे केस में लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी आप लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को यूज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आखिरी एसएलओ है, जिसमें हमने जस्टिफाई करना है नीड ऑफ टू फिक्स पॉइंट्स फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स की कैलिब्रेशन के लिए आपने दो फिक्स पॉइंट्स की जो जरूरत है उसको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले तो टू फिक्स पॉइंट्स से क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखो कि जब आपने टेम्परेचर को मेजर करना है, कोई डिवाइस बनाना है, तो उस पे आप टेम्परेचर का स्केल भी बनाओगे, और टेम्परेचर की तीन तरह के स्केल जो है वो यहां पे बनाए जाते हैं। एक को हम सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं, एक हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, और एक है केल्विन स्केल। खैर, कोई भी स्केल बनाना हो तो सबसे पहले हम उस थर्मोमीटर के ऊपर टू फिक्स पॉइंट्स को मार्क करते हैं, और फिर उन दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान हम इक्वल डिवीजन करके एक स्केल बना देते हैं। तो वो जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आइस पॉइंट, या इसे आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कह सकते हो। ये वो पॉइंट है जिस पे प्योर वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन किस प्रेशर पे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लेती हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे आइस मेल्ट होती है, और ये भी हमारे पास आइस पॉइंट ही कहलाएगा, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी इसको कह सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है द स्टीम पॉइंट, दूसरा पॉइंट स्टीम पॉइंट है। स्टीम पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे आपका जो प्योर वाटर है बॉयल होना शुरू हो जाता है, इसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमारे दो फिक्स पॉइंट हैं, एक है स्टीम पॉइंट और एक है आइस पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट कैसे डिटरमिन किए जाते हैं? आपने जो भी एक थर्मोमीटर है जिस पे आपने इन दो फिक्स पॉइंट्स को मार्क करना है, आप उस थर्मोमीटर को लोगे, सबसे पहले उसको आप एक मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर, आइस और वाटर का जो मिक्सचर है जिसमें आइस मेल्टेड फॉर्म में नजर आ रही हो, आपने उसके ऊपर उसके अंदर थर्मोमीटर को रख देना। और आप देखोगे अगर ये मर्करी इसके अंदर यूज की है तो मर्करी का लेवल डाउन जाएगा और जहां पे जाके रुकेगा उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे एज ए आइस पॉइंट, एज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कह सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि इसी थर्मोमीटर को उठाएंगे और एक बॉइलिंग वाटर के अंदर प्लेस कर देंगे। जब आप बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको प्लेस करोगे तो आप देखोगे कि जो मर्करी का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, और इंक्रीज होता होता एक सर्टेन लेवल पे जाके स्टॉप हो जाएगा। जहां पे ये स्टॉप होगा वो लेवल हमारा कौन सा लेवल है? वो हमारा स्टीम पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो इस तरह से हम आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को डिटरमिन कर सकते हैं। जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ जाएं तो फिर हम आसानी से इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिफरेंट स्केल्स को बना सकते हैं, जो कि आपको यहां पे नेक्स्ट स्लाइड पे नजर आ सकता है। ये आप देखो कि हमारा जो तीन किस्म के स्केल होते हैं, मैंने भी आपको बोला भी है कि एक सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल है, और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल है, और तीसरा केल्विन स्केल है। ये यहां पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट नजर आ रहा है।
जो सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस स्केल कहते हैं, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हो। और इसी फ्रीजिंग पॉइंट को फ़ारेनहाइट पे आप 32 फ़ारेनहाइट लेते हो। और अगर केल्विन स्केल पे बात करोगे तो ये 273.15 केल्विन लिया जाता है इसको। जबकि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, स्टीम पॉइंट है, वो सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री लिया जाता है और फ़ारेनहाइट पे इसको 212 फ़ारेनहाइट लेते हैं। जबकि केल्विन पे ये हमारे पास 373.15 होगा। अच्छा, अभी एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, इसको हम 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं। और यही काम केल्विन स्केल पे भी किया जाता है, यानी 100 डिवीजन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पे केल्विन स्केल पे, और 100 डिवीजन जो है वो हमारे पास सेल्सियस स्केल पे बनाई जाएंगी। और अगर इस तरह से 100 डिवीजन बनाई जाएंगी तो आप कह सकते हो कि 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये एक पॉइंट हम यहां पे याद रखेंगे। जबकि फ़ारेनहाइट के केस में हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, इसके दरमियान जो भी आपकी डिस्टेंस है थर्मोमीटर के ऊपर, उसमें 180 इक्वल डिवीजन बनाती हैं। तो ये आपने तीनों किस्म के स्केल्स की बात कर दी। ये आपको जरा जनरल इंफॉर्मेशन दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से स्केल जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, एक और बात आप याद रखो कि जब ये 3 स्केल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो इसमें अगर आपको एक स्केल पे टेम्परेचर गिवन हो तो आप दूसरे स्केल पे टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर का पता हो तो आप अगर उसको केल्विन स्केल पे मेजर करना चाह रहे हो तो आप उसमें 273 ऐड कर दो। इस तरह से वो टेम्परेचर हमारा किस में आ रहेगा, केल्विन स्केल पे आ रहेगा। ऐसे ही अगर आपको सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर का पता है, ठीक है, उसको 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करो और उसमें 32 को ऐड कर दो, ये टेम्परेचर आपका बन जाएगा फ़ारेनहाइट पे। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लो, ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बताएगी। अब असल जो SLO है जो हमारी मेन फिक्स्ड वैल्यू है जी बेटा, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 9/5। और ये आपका टेम्परेचर अगर फर्ज करो 20 है तो C की जगह पे 20 पुट कर दोगे और आप इसको कैलकुलेट करोगे और यहां से आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे आ जाएगा। तो मैंने सिंपल जो रिलेशन हैं वो आपको बता दिए, ये आप याद रख लो। जब आपको सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर पता हो और उसको केल्विन में चेंज करना हो तो ये 273 है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 273 ऐड करोगे, 237 नहीं 273 ऐड करोगे। तो बेटा ये आपने फिक्स पॉइंट्स के बिटवीन स्केल कैसे बनाए जाते हैं उसको अंडरस्टैंड किया। ये बात को आइडिया हो गया है कि फ़ारेनहाइट केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल, इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट के दरमियान 100 इक्वल डिवीजन होंगी। जबकि फ़ारेनहाइट के केस में डिवीजन थोड़ी डिफरेंट है, उसमें हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट है और जो स्टीम पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहाइट है। उसके दरमियान 180 इक्वल डिवीजन होती है। कितनी होती है? 180 इक्वल डिवीजन की जाती हैं। अच्छा बेटा, अब हम जस्टिफाई करते हैं उस पॉइंट को जो हमारा SLO है। जस्टिफाइंग द नीड फॉर फिक्स पॉइंट्स इन द कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में फिक्स पॉइंट की जरूरत को जस्टिफाई करना है। बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैलिब्रेशन है ये क्या चीज है, इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। कैलिब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, एडजस्टिंग एंड वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप उसकी एक्यूरेसी को चेक करना चाह रहे हो कि वो एक्यूरेट है या नहीं, ये भी चेक किया जा सकता है। या आप उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करना चाह रहे हो कि आपको पता है ये एक्यूरेट है, चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि ये एक्यूरेट है या नहीं। और तीसरी चीज कि अगर आपने ये वहां पे चेक किया
कि ये एक्यूरेट है या नहीं और उसमें एरर आ गया, तो फिर उस एरर को एडजस्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि हमारे जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं उनमें ये कैलिब्रेशन फीचर होता है, जिसमें अगर आपको एरर आ रहा है तो उस एरर को एडजस्ट किया जा सकता है। खैर, कैलिब्रेशन का असल मकसद क्या है? एक्यूरेसी को डिटरमाइन कर लेना कि हमारा कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, जैसे कि हम थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, जो हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, तो ये इनकी भी कैलिब्रेशन की जा सकती है, इनकी भी एक्यूरेसी को डिटरमाइन किया जा सकता है। और ये कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। या प्रेशर गेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें भी आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। अब कैलिब्रेशन होगी कैसे, ये पॉइंट आगे लिखा है बेटा। बाय कंपेयरिंग इट्स रीडिंग टू नॉन स्टैंडर्ड और रेफरेंस पॉइंट। क्या मतलब है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसकी एक्यूरेसी को डिटरमाइन करना है, आपने उसकी कैलिब्रेशन देखनी है, तो आप क्या करोगे कि उसकी रीडिंग और एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा उसी तरह का, लेकिन स्टैंडर्ड होगा, आपको पता होगा ये बिल्कुल एक्यूरेट है, आप उन दोनों की रीडिंग्स को कंपेयर करोगे। एक तो ये तरीका है, कंपैरिजन करके आप कैलिब्रेशन कर लोगे और वहां से एरर को डिटरमाइन कर लोगे। और दूसरा तरीका क्या कि कुछ रेफरेंस पॉइंट्स भी होती हैं जो यूनिवर्सल पहले से ऑलरेडी पता होती हैं, उन रेफरेंस पॉइंट्स के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स को, और वहां से भी हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें एरर है या नहीं। वो भी हम एग्जांपल से इसको सीख भी लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा आगे बताया भी है, द गोल ऑफ द कैलिब्रेशन इज टू इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट्स। यानी असल कैलिब्रेशन का मकसद क्या है कि किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो रीडिंग है उसकी एक्यूरेसी को देखना है, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करना है, उसकी यकीन दहाई करना है कि वाकई ये कितना रिलायबल है, ये कितना एक्यूरेट है, क्योंकि इससे हमें एरर का पता चल जाता है। ये बातें होगी। अब आगे ये लिखा है कि अगर आप कैलिब्रेशन कर रहे हो कंपैरिजन के थ्रू या रेफरेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको एरर आ जाता है, तो वो जो एरर होगा, एक तो है कि या तो उसको एडजस्ट कर लो, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ऐसा फीचर है तो आप उस एरर को वहां पे रिमूव कर लो, या फिर क्या है कि आप उस एरर को मालूम करो और जो जो रीडिंग भी उससे लो वो एरर उसके ऊपर अप्लाई करो, या तो उसमें ऐड करो या उसको उसमें से माइनस करो। तो इस तरह से आप रीडिंग को एक्यूरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे आपको बताता हूं कि ये हमारे पास फर्ज करो कोई थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर है, मैंने इसको वेरीफाई करना है कि इसका जो मैं दो फिक्स पॉइंट्स की रेफरेंस पॉइंट्स की बेस पे इसकी कैलिब्रेशन करूंगा, मैं किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको कंपेयर नहीं करूंगा। कौन से दो रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल किए जाएंगे? वही जिनको हमने आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का नाम दिया, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया। ये हमारे दो फिक्स पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता है। आपको पता है कि जो स्टीम पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है या 373.15 केल्विन है या 212 फ़ारेनहाइट है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास कितना है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री है, केल्विन स्केल पे 273.15 है। ये मैंने पिछली जो स्लाइड थी उस पे आपको ये दिखाया होगा, ठीक है। सेल्सियस पे 0 डिग्री है फ्रीजिंग पॉइंट और केल्विन पे 273.15 केल्विन है, और फ़ारेनहाइट पे ये कितना है? 32। ये ऑलरेडी नोन है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये फिक्स है, ये तब्दील नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी एक रेफरेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, वो भी फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री है, केल्विन पे 373.15 है और फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट है। तो अब कैलिब्रेशन कैसे होगी ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करते हो, फ्रीजिंग पॉइंट के साथ अपने थर्मोमीटर की रीडिंग को नोट करने लगे हो।
आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। आपने ये कैसे चेक करना है? आपने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस के इनसाइड आपने थर्मोमीटर को इंसर्ट कर देना और कुछ देर के लिए वेट करना है और इसकी रीडिंग को देखना है। जब इसकी रीडिंग स्टेबल हो जाए, अगर ये एग्जैक्टली 32 फ़ारेनहाइट रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग एग्जैक्टली फ्रीजिंग पॉइंट के साथ मैच कर गई। इसमें एरर यहां पे 0 नजर आ रहा है। ऐसे ही लेकिन अगर ये 33 फ़ारेनहाइट हो, अगर ये 33 फ़ारेनहाइट रीडिंग आती तो आप कहते कि एक्चुअल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो 32 है, जबकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर रीडिंग कितनी आ रही? 33 आ रही है। हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है। कितना एरर हो गया? 1 फ़ारेनहाइट का एरर बन गया। अब वो जो एरर आ रहा है, या तो इसको एडजस्ट कर लो अगर इसमें एडजस्टमेंट का फीचर है, या फिर ये जो एरर है इसको नोट कर लो और जो भी रीडिंग यहां पे लो उसमें से 1 फ़ारेनहाइट को माइनस कर दो, क्योंकि ये 1 फ़ारेनहाइट रीडिंग ज्यादा दे रहा है। अगर ये रीडिंग 33 फ़ारेनहाइट दे तो ऐसे ही आप फ्रीजिंग पॉइंट के साथ स्टीम पॉइंट के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो कि आप बॉइलिंग वाटर के अंदर अपने डिजिटल मीटर की स्टैम्प को डाल दो और रीडिंग को वेट करो। जब ये रीडिंग बिल्कुल स्टेबल हो जाए तो चेक कर लो। अगर ये 212 फ़ारेनहाइट है तो इसका मतलब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है। लेकिन अगर ये 213 है या 214 है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम एरर, और फिर उस एरर को या तो खत्म कर लो, एडजस्ट कर लो, या फिर उसको रीडिंग में से माइनस कर लो। इस तरह से आप जो है वो कैलिब्रेशन कर सकते हो। तो आपने ये देखा कि फिक्स पॉइंट जो हमारे हैं उनको एज ए रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हुए हम अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि वो कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है। तो ये आपका थर्ड एसएलओ था जो मैंने आपको समझाया। तो बेटा ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था जो यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचा। बाकी इंशाल्लाह हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। बेटा को पॉइंट तो पूछ लो जी। बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? Yes, लो sir, बेटा clear है। चलें बेटा, इस लेक्चर को मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।